हाँ भाई, उस दिन हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी मगध महाजनपद के अंदर। उसके बाद में इसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा था, और उसके बाद में बिंदुसार का जो पुत्र था अशोक, वो मगध की राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, तो बिंदु जो अशोक था, ये 273 में इसने लगभग राजकार्य संभाल लिया था। ठीक है भाई, तो 273 ईस्वी में इसने राजकार्य संभाल लिया था। लेकिन इसका राज्यारोहण कब हुआ था? इसका राज्यारोहण हुआ था उसके 4 वर्षों बाद। तो अशोक का राज्यारोहण हुआ था, वो हुआ था 269 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था। ठीक है भाई, तो 4 वर्ष इसने अपने विद्रोहियों को दबाने में ही लगा दिए थे, और 269 ईसा पूर्व में इसने अपना राज्यारोहण या राज्याभिषेक किया गया था अशोक का। 269 ईसा पूर्व में, 273 में ये गद्दी पर बैठा था। और अशोक जो गद्दी पर बैठा था, ये अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध, यानी कि बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध ये गद्दी पर बैठा था। और बिंदुसार किसको राजा बनाना चाहता था? बिंदुसार राजा बनाना चाहता था सुसीम को, अपने बड़े पुत्र को। ठीक है, लेकिन वो अयोग्य था, और इसलिए अशोक शासक बन गया मगध का, और इसने 4 वर्ष तक अपने जो विद्रोही थे उनको मारा, और 269 ईसा पूर्व में इसने राज्यारोहण किया था, राज्याभिषेक अपना कर लिया था। ठीक है भाई, लेकिन इसका हम पढ़ेंगे 273 से, क्योंकि राजकार्य संभालना गद्दी पर 273 में ही बैठ गया था। बिंदुसार के जीते जी ही ये बैठ गया था शासन पर, मगध के महाजनपद पर। तो अब बात करते हैं अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है, किन अभिलेखों में मिलता है अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो वो कौन से अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो वो अभिलेख है भाई, एक तो मास की अभिलेख है, याद रखना है आपने, किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। एक तो मास की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, और दूसरा मिलता है गुज्जरा अभिलेख में। गुज्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ध्यान रखना, किसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास की तथा गुज्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है भाई, और उसके बाद में बात करते हैं इसने विवाह किस पे किया था, किसके साथ किया था? तो इसका विवाह हुआ था विदिशा की राजकुमारी के साथ, विदिशा की राजकुमारी के साथ, विदिशा की राजकुमारी के साथ इसका विवाह हुआ था। और विदिशा की जो राजकुमारी थी वो बौद्ध धर्म को मानती थी, और उसी से धीरे धीरे इसके अंदर बौद्ध धर्म ग्रहण करना स्टार्ट कर दिया। बौद्ध धर्म को ये मानने लग गया था, थोड़ा थोड़ा वहीं से स्टार्ट हो गया था बौद्ध धर्म इसके दिमाग के अंदर, उसके जो विचार थे, उसके जो कार्य थे उनके बारे में। तो और इसके जो 2 बच्चे थे इनके अशोक के, एक तो था विदिशा की राजकुमारी, और अशोक के 2 थे, एक तो था पुत्री थी संघमित्रा, और पुत्र का नाम क्या था भाई? पुत्र का नाम था महेंद्र। ठीक है भाई, महेंद्र और संघमित्रा, संघमित्रा इसकी पुत्री थी, महेंद्र इसका पुत्र था अशोक का। और इसके एक और रानी थी, उसका नाम था कारुवाकी, जिसका उल्लेख भी मिलता है, कारुवाकी नाम की राजकुमारी का उल्लेख भी मिलता है, किसने इसके साथ भी विवाह किया था। दोबारा देखो, इसका अशोक का नाम अशोक मास की तरह गुजरा अभिलेखों में मिलता है। इसका विवाह विदिशा की राजकुमारी से होता है, जिसके संघमित्रा पुत्री और महेंद्र नाम का एक पुत्र था, और कारुवाकी नाम की राजकुमारी से भी इसने अशोक ने विवाह किया था भाई। और अब बात करते हैं इसके अंदर कौन से प्रदेश आते थे, जो कौन कौन से प्रदेश इसके अधीन थे, यानी कहां तक इसका शासन फैला हुआ था, तो वो देखते हैं। तो इसका जो प्रदेश थे कहां तक थे भाई, वो कौन कौन सा क्षेत्र आते थे मगध मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत इसके समय में, अशोक के समय में आते थे? वो थे, एक तो तमिल प्रदेश को छोड़कर समूचा भारत, तमिल प्रदेश को छोड़कर, तमिल प्रदेश को छोड़कर समूचा भारत, यानी पूरा भारत,
तमिल प्रदेश को छोड़कर पूरा भारत तथा अफगानिस्तान का बहुत बड़ा भूभाग इसके अंतर्गत था। और अफगानिस्तान का बहुत बड़ा भूभाग मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो तमिल प्रदेश को छोड़कर समूचा भारत इसके अधीन था और अफगानिस्तान का एक बड़ा भूभाग मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था, मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था भाई। अब बात करते हैं इसने उसके बाद में क्या किया था। देखो बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, कि अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग नामक राज्य पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण किया। अब देखो अगर 273 से बात करें तो भाई 265 ईसा पूर्व में हो गया, लेकिन नहीं, इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 में। तो 8वां वर्ष क्या हो गया? 261 ईसा पूर्व में, क्योंकि हमारी बुक में इसका राज्यारोहण का वर्ष नहीं दिया गया, राज्यारोहण कब हुआ था। इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि जब उन्होंने बुक में यह दिया गया कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व में, तो 261 और 8 हो गए 269 ईसा पूर्व। इसका मतलब 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ था। तो कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में अशोक ने। ये बहुत बड़ा युद्ध था, व्यापक नरसंहार हुआ था इस युद्ध के अंतर्गत, ठीक है भाई। और कहते हैं कि इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे। 1 लाख लोग युद्ध में मारे गए। देखो इतना बड़ा व्यापक नरसंहार हुआ था इस युद्ध के अंदर, कलिंग के युद्ध के अंतर्गत, कि 1 लाख लोग इस युद्ध के अंदर मारे गए थे भाई। तो इस व्यापक नरसंहार से जब अशोक वहां पर गया, वहां पर देखा लाखों की संख्या में लोग घायल पड़े थे, सैनिक घायल थे और 1 लाख लोग मारे गए थे। वहां की जो दशा थी वो देखकर अशोक क्या बहुत ज्यादा विचलित हो गया। स्थिति देखकर अशोक विचलित हो गया। स्थिति देखकर अशोक विचलित हो गया। स्थिति देखकर अशोक विचलित हो गया और अशोक ने एक बहुत बड़ा फैसला किया और उसने क्या, शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। किस युद्ध के बाद अशोक ने शस्त्र त्याग की घोषणा की थी? तो याद रखना, कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग के बाद शस्त्र त्याग की घोषणा की। कलिंग के बाद शस्त्र त्याग की घोषणा की। ठीक है भाई। तो ये बहुत ज्यादा विचलित हो गया था इस युद्ध के बाद और इसने शस्त्र त्याग की घोषणा की। और इसने क्या चीज अपनाई भाई? अब देखो कलिंग युद्ध के बाद इसने क्या किया भाई? अशोक ने बौद्ध धर्म पूर्ण रूप से अपना लिया था। बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपना लिया। और इससे पहले ये किसको मानता था? इससे पहले ये शिव का उपासक था। ठीक है भाई, शिव का उपासक था। ठीक है भाई। कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उससे पहले ये शिव का उपासक था और इसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया। भेरी घोष क्या होता है? आपने देखा होगा कि जैसे कोई पुराने समय में जब युद्ध होते थे, ठीक है, तो वहां पर एक बहुत बड़ा इस तरीके से मुड़ा हुआ होता था, एक शंख वो बजाया जाता था युद्ध से पहले, तो उसको बोलते थे भेरी घोष। सुबह के समय जब युद्ध स्टार्ट होता था भेरी के समय, तो वो भेरी घोष बजाया जाता था। तो उसको क्या, इसने त्याग कर दिया भेरी घोष का। और किस क्या अपनाया? भेरी घोष की जगह इसने, अशोक ने धम्म घोष अपना लिया। यानी कि अच्छे कार्य में लग गया। मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए इसने धम्म घोष को अपनाया। यानी कि मानव को अच्छे कार्य करने चाहिए, शस्त्रों का त्याग कर दिया और धम्म घोष सेवा कार्यों में ये जुट गया। ठीक है भाई। और इसने उसके बाद किया इस धम्म घोष के लिए इसने, ठीक है भाई, बराबर की पहाड़ियां हैं,
बराबर की पहाड़ियों में, बराबर की पहाड़ियों में क्या किया इसने, अशोक ने आजीविकों यानी कि जो लोग रहते थे वहां पर पहाड़ियों के अंतर्गत या आजीविक जो आने जाने वाले थे उनके लिए क्या किया, 4 गुहाओं का निर्माण करवाया, 4 गुहाओं का निर्माण करवाया था, 4 गुहाओं का निर्माण करवाया, 4 गुहाओं का निर्माण करवाया। ठीक है, तो इन गुहाओं के नाम क्या थे? ठीक है भाई, वो देख लेते हैं गुहाओं के क्या नाम थे। इनके नाम थे भाई, जो 4 गुहाएं थी, 4 गुहाएं थी जो, उनके नाम थे सुदामा, दूसरी गुहा का नाम था भाई विश्व झोपड़ी, तीसरी थी करण, और चौथी थी भाई चापार। ठीक है भाई, इसने 4 गुहाओं का निर्माण करा, कौन? सुदामा, विश्व झोपड़ी, करण और चापार नाम की गुहाएं थी। इन 4 गुहाओं का निर्माण करवाया था, किसके लिए? आजीविकों के लिए। काम पे करवाया था, बराबर की पहाड़ियों में। याद रखना, पूछ सकता है इसका निर्माण, यानी कि 4 गुहाओं का निर्माण कहां कराया था? बराबर की पहाड़ियों में। ठीक है भाई, याद रख लेना। तो किस लिए करा था? आजीविकों के निवास हेतु कराया था, बराबर की पहाड़ियों में 4 गुहाओं का निर्माण कराया था अशोक ने। सुदामा, विश्व झोपड़ी, करण और चापार, ये 4 गुहाएं थी। ठीक है इसके भी। और क्या अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। 10वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया, जो कि बिहार के अंतर्गत आता है वर्तमान में, बोध गया। और 20वें वर्ष लुम्बिनी नामक स्थान पर की यात्रा की, किसके अंतर्गत? धर्मघोष के अंतर्गत की थी। बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया गया और धर्मघोष के अंतर्गत इसने 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। और वहां पर क्या किया था इसने? रुम्मणदेय विलेख समय क्या ज्ञात होता है, और वो हमारे लिए शो के समय क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि इसने जो भूमि कर था, जो किसानों से कर लिया जाता था, भूमि का कर, भूमि जोतने के बदले उनसे कर लिया जाता, पहले लिया जाता था कुल फसल का 1/6 भाग, रुम्मणदेय विलेख से ये हमें ज्ञात होता है। बाद में क्या कर दिया इसने? 1/8 कर दिया। किस विलेख के अनुसार? रुम्मणदेय विलेख के अनुसार। देखो प्रश्न आ चुका है कि रुम्मणदेय विलेख हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसने, अशोक ने भूमि कर जो था 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था। पहले जो भूमि कर था वो 1/6 लिया जाता था किसानों से कुल फसल का, बाद में 1/8 लिया जाने लगा और इनकी भूमि कर को बहुत कम कर दिया रुम्मणदेय विलेख के अनुसार। और ये रुम्मणदेय विलेख हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अशोक ने भूमि कर वहां पर घटा दिया था। ठीक है भाई, तो ये थे अशोक के बारे में। और अब हम पढ़ेंगे इसमें जो धर्म का, इसके बाद इसके अगली बार पढ़ेंगे हम धर्म के बारे में। अशोक जो है उसने किस प्रकार धर्म का प्रचार प्रसार किया था, क्या कुछ किया था। दोबारा देखो, अशोक ने 273 ईसा पूर्व में राज्य पर बैठा था, 232 ईसा पूर्व तक ये राज्य पर रहा था। ठीक है भाई, तो इसके जो पुत्र था उसका नाम था महेंद्र, पुत्री का नाम था संघमित्रा। ठीक है भाई, और इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, वहां पर 1 लाख लोग मारे गए थे। और ये इस युद्ध से बहुत ज्यादा व्यापक हुआ, विचलित हो गया, व्यापक रूप से बहुत बड़े रूप में विचलित हो गया। और इसने भेरी घोष के स्थान पर धर्मघोष बना लिया और शस्त्र त्याग के हमेशा के लिए शस्त्र त्याग दिया, यानी शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी, यानी कभी भी युद्ध नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई, और इसके प्रदेश में कौन कौन, तमिल प्रदेश को छोड़कर पूरा भारत और अफगानिस्तान का बहुत बड़ा भूभाग इसके अंतर्गत आता था। इसका इतना बड़ा क्षेत्र था, यानी कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अशोक का सबसे बड़ा क्षेत्र था कह सकते हैं। और अशोक ही सबसे ज्यादा मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है,
बाकी जो रहेगा वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। कोई सवाल जवाब हुए तो आप पूछ लेना भाई, ठीक है।